आप सभी मित्रों को नमस्कार। जय स्वामीनाथन जी पर एकाग्र की इस दूसरी कड़ी में हम उपस्थित हैं। आज हमारे साथ लेखक और चित्रकार मनीष पुष्कले जी साथ हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन। मित्रों, मनीष पुष्कले जी जय स्वामीनाथन जी के काम को लेकर किस तरह प्रभावित हैं, क्या राय रखते हैं, इसे आज हम जानेंगे। मगर सर्वप्रथम हम उनसे स्वामी जी के साथ हुई उनकी पहली भेंट को जानते हैं, जब वे 20 वर्ष से भी कम उम्र के थे और उस उम्र में भी लगभग 19 की अवस्था में, उससे कुछ एक वर्ष पूर्व से ही वे जय स्वामीनाथन जी के चित्रों से भली भांति परिचित थे और एक गहरा इंप्रेशन उनके युवा मन पर था। तो जब साक्षात यह भेंट होती है इन दो शख्सियतों की, तो वह भेंट कैसी होती है, इसे हम स्वयं सुनते हैं मनीष पुष्कले जी से। जी, हार्दिक स्वागत मनीष जी। जी नमस्कार अर्पण जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और ये सच में इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि स्वामी जी पर बोलने की मैं अपनी ना कोई काबिलियत मानता हूँ, ना कोई हैसियत है मेरी। ना मैं उनका समकक्ष हूँ, ना मैं उनका चेला हूँ सीधा सीधा जिस तरीके से माना जाता है, ना ही मैं उनका कर्मचारी रहा हूँ कि भारत भवन में मैंने नौकरी की हो। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक युवा चित्रकार हूँ जो स्वामी जी से बहुत गहरे से प्रभावित रहा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी त्रिमूर्ति जिसको मैं पूजता हूँ, उसमें कृष्ण बलदेव वैद, जगदीश स्वामीनाथन और सैयद हैदर रजा, ये तीन मेरी ऐसी दिशाएं हैं जहां मैं विचरता हूं। और उस दिशा की सबसे पहली पगडंडी जगदीश स्वामीनाथन से शुरू होती है, क्योंकि मैं जिस उम्र में उनको लेके मेरे मन में एक उत्सुकता जागी, और जिस उम्र में मैं उनसे पहली बार मिला, वो वाकई में बहुत ही कच्ची उम्र थी एक तरीके से। मैं स्वामी जी से पहली बार मिला जब मैं 19 साल का था। ये बात है 1992 की, जब वो आए थे भोपाल। और एक कार्यक्रम था मानव संग्रहालय में जिसका नाम था चरई बेती चरई बेती। मुझे जैसे ही इस कार्यक्रम के बारे में पता लगा, और ये ठीक वही समय था जब मैंने थोड़ा सा अपना अवकाश और थोड़ी सी अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तो मुझे जैसे ही पता लगा कि जगदीश स्वामीनाथन इस कार्यक्रम में भोपाल आने वाले हैं, मैं जैसे तैसे करके मैंने अपने इर्द गिर्द के तमाम व्यवधानों को निरस्त करते हुए अपना एक सीधा रास्ता बनाया कि मुझे कुछ रोक ना सके उनसे मिलने के लिए। मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि वे होटल जहांनुमा में रुके हुए थे, और मैंने अपने दो मित्रों के साथ मिलके एक योजना बनाई कि क्यों ना हम सब जाके मिलें। तो रहीम मिर्ज़ा जो भोपाल में रहते हैं और चित्रकार हैं, और अशोक चंचल वे भी भोपाल में रहते हैं और हम दोनों के संयुक्त मित्र थे। तो हम तीनों ने तय करा कि हम जाके उनसे मिलें, और मैंने ही फ़ोन करा, और स्वामी जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप आइए मिलने। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम के दौरान स्वामीनाथन जी से मुलाकात हुई, और मैं उनको सिर्फ देखता रहा। उनके चित्र देखे थे, उनको कभी नहीं देखा था मैंने। और जब उनको देखा तो मैं हक्का बक्का सा खड़ा रहा। और पता नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है कि मेरी उस समय मेरे मन में क्या भाव चल रहे थे, और या उस समय मेरे मन में क्या बीत रहा होगा। लेकिन मैं इस कदर लाइक अ फ्रोजन बीइंग, मैं एकदम से ऐसा खड़ा रहा उनके साथ और उनको देखता रहा। ये हमारे मित्र थे जिन्होंने सुझाया कि एक तस्वीर ले ली जाए। इस तरीके से मेरी उनके साथ सिर्फ एक ही तस्वीर है, और वो एक काफ़ी है। मुझे अगर वो तस्वीर ना भी होती
तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो तस्वीर मन में ना खिंचे वो तस्वीर क्या। स्वामी जी के साथ वो जो मुलाकात हुई वो इतनी तीव्र, इतनी गहरी और इतनी पिपासा से भरी हुई थी। मैं उनके पास पहुंच गया। हम सबके पास अपने जो भी चित्र थे, हम तीनों मित्र अपने अपने चित्र लेके पहुंचे। हमने अपने चित्र दिखाए। मेरे और रहीम के चित्रों को देखे वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो हमारे मित्र हैं अशोक, चंचल, उनके चित्रों को देख के उन्होंने उनको घूरा। बोले वो तब भी नहीं। वो घूरना इसलिए था कि हमारे मित्र जो हैं वो संयोग से कुछ ऐसा चित्र बना के ले गए थे जो स्वामी जी की जो बर्ड माउंटेन सीरीज के जो चित्र हैं उससे बड़ा मेल खाते थे। वे उनसे बहुत गहरे से प्रभावित थे, और संभवतः मेरी प्रभावना में कुछ कमी रही होगी कि मैं जो बना के ले गया वो इतना कच्चा था कि उन्हीं की उनकी ठीक तरीके से अनुकृति भी नहीं बन सका। लेकिन यही स्वामी जी से एक पहली मुलाकात का प्रसंग है और आखिरी भी। लेकिन स्वामी जी से मुलाकात, ये तो एक प्रत्यक्ष मुलाकात का प्रसंग है, लेकिन इसके पहले कहीं ना कहीं मेरे मन में, देखिए मैं जब स्वामी जी से मिला हूं तो मेरी उम्र 19 साल की थी, और अचानक से स्वामी जी को लेके मेरे मन में एक जिज्ञासा या आसक्ति अचानक से नहीं जाग गई। मैं 2-3 साल से उनके चित्र देख रहा था। मैं अपने आप को चित्र देख के शिक्षित या दीक्षित जो भी कहें करने का प्रयत्न कर रहा था। और रूपंकर संग्रहालय में जब मैं जाता था, रूपंकर की दीर्घाओं में, तो स्वामी जी के चित्र मुझे बड़े रोकते थे। और स्वामी जी का एक ऐसा उनकी एक ऐसी उपस्थिति थी कि कोई भी उस उपस्थिति को अ, उसका उससे अलग नहीं हो सकता था। मैं तो एक बहुत ही खुश्क मिट्टी जैसा था, और कहीं ना कहीं स्वामी जी को लेके मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि कौन है ये आदमी जिसने ये एक ऐसा भारत भवन बनाया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भारत भवन की, अगर भारत भवन नहीं होता तो संभवतः मेरा जीवन वैसा नहीं होता जैसा अब है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं एक ऐसे समय से गुजरा हूँ, और मैं कलाकार बना हूं तो मैं कलाकार किसी कला महाविद्यालय या पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण नहीं बना। मैं संभवतः नागरी सभ्यता से अकेला कलाकार हूं जो एक संस्था के प्रभाव में बना है। मेरे माता पिता एक बार मुझे भारत भवन ले गए, मैंने वहां पे देखा। मेरे ख्याल से मैं 9वीं या 10वीं में था, और मुझे मेरे अंदर अचानक से एक ज्वार पैदा हो गया। उस ज्वार को मैं अभी भी ठीक तरीके से उसका बयान नहीं कर सकता। और अच्छा ही है कि अभी भी इतने 30 साल के अनुभव के बाद भी मेरे पास अपने ज्वार को बयान करने के लिए शब्द नहीं है। मैं निःशब्दता पे बड़ा भरोसा रखता हूँ अब, क्योंकि शब्द बहुत अतिरिक्त हो गए हैं। जीवन जीने के लिए बहुत कम शब्दों की आवश्यकता है। अब बात यहाँ पे आ गई तो एक प्रश्न आया था जीवन के एक शुरुआती दौर में, when the sign becomes symbol, when the word become image। ये सारे स्वामी के दिए हुए सूत्र थे। आज तक इनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उन सूत्रों में स्वयं को पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत कभी कभी एक समय की निरीहता का एहसास होता है। निरीहता का इसलिए क्योंकि अब इस बात का एहसास भी होता है कि मैं जिस परिवेश से आया हूँ, भारत भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश, कलाओं का एक संयुक्त समागम, ये मुझे एक बहुत वैशिष्ट के दंभ का अवसर भी देता है। दंभ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्यों ना हो, अपनी पृष्ठभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे
अपनी मातृभूमि पे और उस संस्थान पे जिसने मुझ जैसे एक मानस को उद्वेलित किया और अति सामान्य होने से मुझे बचा लिया। मैं सामान्य हूं, लेकिन असामान्य के प्रति मेरी एक दृष्टि बनी रहती है। अर्पण जी कुछ कहें? हेलो, हेलो अर्पण जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। जी। आई कांट हियर। हाँ, अब शायद आवाज आ रही होगी। जी। मित्रों, आज कुछ तकनीकी कारणों से लैपटॉप से करने में दिक्कत हुई, इसलिए हम लोग आज मोबाइल से यह शो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हुई, विलंब भी हुआ, इसके लिए खेद है। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जो आज के इस संवाद का हमने टाइटल रखा था, जे स्वामीनाथन, अनुपस्थित की उपस्थिति। तो एक बड़ा व्यक्तित्व जिसकी चर्चा कल प्रयाग जी भी कर रहे थे कि किस तरह एक बड़ा व्यक्तित्व तमाम लोगों को साथ लेता हुआ चलता है, अलग अलग पीढ़ी के, अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को, अलग अलग अनुशासनों के लोगों को, और बहुत ही सहज भाव से और तमाम तरह की व्यस्तताओं के बीच भी सभी के लिए कुछ ना कुछ समय निकालना इतना आसान नहीं होता है, मगर जे स्वामीनाथन इस काम को बखूबी करते रहे। ऐसे में एक सवाल यह भी बनता है, क्योंकि अभी तो मनीष जी कह ही रहे थे कि उनसे जो मुलाकात है वह एक ही है और बेहद वह खास होकर भी उतनी सारी स्मृतियां नहीं है, मगर यह जो मन के भीतर किसी चित्रकार का उतरना है, वह अपने आप में एक ऐसा बड़ा मानक है जिस पर बात करने के लिए, जिसके कारण से ही बात करने के लिए आज संभवतः मनीष पुष्कले जी हमारे बीच हैं। क्योंकि परवर्ती पीढ़ियों में मनीष पुष्कले जी एक ऐसे चित्रकार के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं जो बहुत ही गहराई से जे स्वामीनाथन जी के कार्यों को, उनकी पेंटिंग्स को समझते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। आज शायद हमें पेंटिंग दिखलाने में दिक्कत हो स्क्रीन पर, लेकिन मैं चाहूंगा कि वे शब्दों से ही कुछ इस तरह चित्र खींचे कि वह कमी पूरी हो सके, और एक एक कर जो उनके चित्र हैं जे स्वामीनाथन जी के, कुछ खास चित्र, उन पर बात करें, और चित्रकार के रूप में, चित्रकार की यात्रा के रूप में कहां कहां कैसे परिवर्तन मनीष पुष्कले स्वयं देखते हैं स्वामी जी की इस यात्रा में, इस पर भी बात करें। मनीष जी। अर्पण जी, आपने एक बहुत बड़ा भूगोल मुझे दे दिया, लेकिन आभार है आपका। और प्रयाग जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रयाग जी हैं, उनका मेरे पास मैसेज आया, वो देख रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी पीढ़ी का कमाल है। जी हाँ। ये बहुत ही एक अद्भुत बात है। कल उनका वक्तव्य था और मैं उनको सुन रहा था। आज ही सुबह उनसे बात हुई, और ये एक बिरला दृष्टिकोण है, बिरला व्यक्तित्व है जो एक युवा को भी सुनता है। स्वामी जी भी तो कुछ ऐसे ही थे। अर्पण जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि मैं एक ऐसी पीढ़ी से हूं जो बड़े दलदल में फंसी हुई पीढ़ी है। हमने एक समय में एक ऐसी गतिशीलता को देखा है जहां पे वे मूल्य जो तकनीकी धरातल पे बसे हुए होते हैं, बहुत तेजी से बदलते हैं। संयोग से मेरा सितारा कुछ अलग था, क्योंकि वो धरातल से कुछ ऊपर था, होराइजन से कुछ ऊपर था। इस सितारे को जगदीश स्वामीनाथन ही नाम देता हूं। ये वो सितारा है जिसने मुझे उस आत्मविश्वास से बचाए रखा जो तकनीकी आत्मविश्वास होता है। मुझे जो भी मैं आज कुछ कह रहा हूं,
वो मैं अपने बहुत ही हृदय से और थोड़ा सा विवेक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी पीढ़ी जगदीश स्वामीनाथन को नहीं जानती या उन पर नहीं टिकती या उन पर चिंतन नहीं करती या अपने चिंतन में उनकी वैचारिकता को अपनी केंद्रीयता नहीं देती, तो मुझे बड़ा कभी कभी दुख होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं भारत भवन का परिणाम हूं। अगर भारत भवन नहीं होता तो संभवतः मैं भी नहीं होता। मैं अशोक जी से भी अक्सर ये बात कहता हूं, और मैं इस बात को ऐसे भी देखता हूं कि भारत भवन के होने का परिणाम जो है वो सिर्फ नागर या शहरी सभ्यता पे नहीं पड़ा। जो लोग हैं, जो शहर या समाज की जो नब्ज वाला जो इलाका है, जहां से जनगढ़ सिंह शाम आते हैं और जहां से गोंड कलाएं आती हैं, जहां से भील आते हैं, वो भी उससे उतने ही प्रभावित हुए। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं किसी कला महाविद्यालय में नहीं गया, मैंने किसी शिक्षण पद्धति में नहीं गया, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी जो कलाकारों की थी, और परिवार में एक किस्म की जागृति थी कि कलाएं क्या होती हैं या आधुनिक कलाएं क्या होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही गरीब किस्म के परिवेश से आया। अर्पण जी, आप इसको वापस बैक कीजिए। मैं आपको देखता रहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, अन्यथा सिर्फ मैं ही खुद को देखता हूं। जी जी, तो मैं करता हूं जी, दरअसल। आ गए। हमें स्पीकर को सोलो रखना पड़ता है, अच्छा, वह कहीं नहीं। तकनीकी पक्ष है। हम तकनीक वाले इसलिए लोग नहीं हैं। हम जी हाँ तकनीक वाले लोग नहीं हैं। 21वीं शताब्दी के जरूर हैं, लेकिन हम इस पक्ष को लेके, अपनी गरीबी को लेके हमें बड़ा एक गर्व है, और उसको बना रहने दीजिए। मुझे लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे जी, मुझे मैं सिर्फ मेरी समझता हूँ। तस्वीर दिखती है। बिल्कुल। और ये जी जी, बिल्कुल हम इस अच्छा। समय में है जहां पे लोग अपनी ही तस्वीरों से बात करते हैं। आत्मरति का जो एक बहुत ही गहरा समय है ये। मुझे कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो दिल में एक हिम्मत है कि कोई है जो मुझे सुन रहा है, अन्यथा मेरी ही छवि मुझे सुनती है। ये बड़ी तकलीफ देह बात है। जी जगदीश जी स्वामीनाथन ने इस जगदीश स्वामीनाथन ये है ही नहीं। उनके लिए हमेशा कोई एक है, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि दरअसल वो जो एक है वो कोई दूसरा नहीं है, वो हम ही है। वाह, बिल्कुल। ये जो और प्लुरैलिटी, वे अपनी ये कविताओं में भी संवाद कर रहे होते हैं। सुनिए महाराज, जो महाराज आता है बार बार एक ये पेड़ अरे के वो रूप में, वह एक संवाद है। वो जो महाराज है, वो तो उसी हम तो उसी के राज के निवासी हैं। हाँ, उसमें व्यंग भी है, उसमें दोस्ती तो भी है, हम उसमें चुहलबाजी भी है, उसमें उसी में अपनी बात कह देने का हुनर भी है, सब कुछ है। जी हाँ। ये जी मुझे लगता है कि अर्पण जी, जब स्वामी जी से मैं पहली बार मिला, और क्योंकि उस समय तक मेरी जो अपनी जो समझ जो थी वो कच्ची थी, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब मेरी समझ उनको लेके बड़ी परिपक्व हो गई है। मुझे परिपक्वता नहीं चाहिए। ये परिपक्वता बड़ी गड़बड़ चीज है। मुझे तो एक नादानी चाहिए स्वामी जी के चित्रों को समझने के लिए, स्वामी जी के उपस्थिति को समझने के लिए। एक ऐसी मासूमियत चाहिए, एक ऐसी नादानी चाहिए जिसको कि शहरी सभ्यता और शहरी समझ सबसे पहले लील लेती है अपने गले में, अपने कंठ में। मैं तो शहर में ही पैदा हुआ हूँ, और स्वामी जी को देखने समझने का अवसर तो मुझे जाहिर है शहर से ही मिला है। क्योंकि अगर भारत भवन नहीं होता तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि संभवतः मैं भी नहीं होता। लेकिन स्वामी जी ने जिस तरीके का
एक अवसर और जिस तरीके का एक विमर्श हम सब लोगों के सामने दिया, उस विमर्श में बड़ी गहरी बात थी। उस विमर्श में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो आर्टरीज है, हमारी देह की जो आर्टरीज हैं, सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं है, वेन्स भी उतनी महत्वपूर्ण है। यानी कि सिर्फ शहर ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अलावा जो अंचल है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैं एक यहाँ पे एक बहुत ही दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम तमाम मध्य प्रदेश से आए हुए जितने भी लोग हैं, वो दो चित्रकारों से बहुत गहरे से प्रभावित रहे, सैयद हैदर रजा और जगदीश स्वामीनाथन। और अगर आप इनको कंपैरेटिवली देखें तो ये दो ध्रुव हैं। स्वामीनाथन को देखें और रजा साहब को देखें तो ये एक दो अलग संसार हैं, लेकिन इस बहुलता को देख सकने का अवसर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव है और कहीं यह संभव ही नहीं हुआ। स्वामीनाथन और रजा को देखना लगभग ऐसे देखना है कि आप भोपाल की भौगोलिकता को अगर देखें तो वो भोपाल जो सांची और भीमबेटका के बीच में बसा हुआ है, यानी कि इतिहास और प्रागैतिहासिकता के बीच में जिस भोपाल की आधुनिकता है, रजा और स्वामीनाथन आधुनिक समय के इन दो स्थानों के व्यक्ति रूपक हैं। स्वामीनाथन के यहां हमको बोध मिलता है कि प्रागैतिहासिकता का क्या अर्थ हो सकता है, और रजा के यहाँ हम अगर बहुत गौर से देखें तो ऐतिहासिकता अपना बड़ा केंद्रीयता में स्थान पाती है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश एक बहुत ही विचित्र भूमि है और मैं उसके वैचित्र को बहुत गहरे से इसलिए समझता हूं क्योंकि अब मैं मध्य प्रदेश में नहीं रहता हूं। बहुत सारी चीजें हमको विभाव में समझ में आती हैं या अभाव में समझ में आती हैं या विस्थापन में समझ में आती हैं। मैं अब एक ऐसे दौर में हूं जहां पे प्रत्यागमन जो है वो अपने चरम पे है। मैं दोबारा मध्य प्रदेश जाता हूं और मध्य प्रदेश जाने के लिए मुझे सबसे बड़ा और सहज मार्ग जो मिलता है वो स्वामीनाथन की रगों से मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि स्वामीनाथन मध्य प्रदेश के नहीं थे। तो स्वामीनाथन का अर्थ एक ये भी है कि स्वामीनाथन उस व्यक्ति का नाम है जो आपको अपनी क्षेत्रीयता की चेतना के लिए अवसर देता है। मैं कुछ कहते कहते विषय से विलग गया, लेकिन हम स्वामीनाथन पे ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अलग अलग बहाने हैं और यही किसी एकाग्र का उद्देश्य भी है कि जी, हम जे स्वामीनाथन या किसी और पर भी जब हम एकाग्र करते हैं तो यही हमारा अन्वेषण होता है कि हम उसके बहाने, उनके कार्यों के बहाने, उनकी दृष्टि के बहाने, उनके व्यक्तित्व के बहाने, उनकी अपनी रचनात्मक यात्रा के बहाने इन सभी पक्षों को समाहित कर सकें। विगत में जाकर भी आज की जो उसके साथ संगति किस तरह की बैठती है इसको जान सकें। और जो बात आपने शुरू में भी कही कि किस तरह कई ऐसे चित्रकार वर्तमान में हैं जो उस तरह से जगदीश स्वामीनाथन जी के कार्यों से परिचित नहीं है, तो इसके पीछे की जो कारण है उस पर भी आपने कुछ संकेत किए। आप इसको और थोड़ा इसको विस्तार भी दे सकते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो उनकी ओर खींचे जा रहे हैं। दोनों ही तरह के लोग हैं आज भी। एक तरफ जो उनके कामों से अपेक्षाकृत अनजान है और दूसरी तरफ ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो उनके कामों को उस गहराई में जाकर देखने का उपक्रम कर रहे हैं। जी मनीष जी। जी अर्पण जी, मैं तो भीड़ की बात नहीं करता, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। और मेरे मन में इसको लेके कोई भी अ, द्वैत नहीं है। स्वामी जी को लेके और उनके चित्रों को लेके कुछ ही लोग हैं
जो बहुत गहरे से बात करते हैं और जो इस बात को समझते हैं। स्वामी जी दरअसल एक किस्म की जो एलीट और पढ़ी लिखी तथाकथित सभ्रांत समाज है, शायद उसके सदस्य हैं ही नहीं वो। और इसी के कारण एक मजेदार बात ये भी है, मैं आपसे एक कड़वा सच यहाँ पे साझा करना चाहूंगा कि अचानक से अगर आप देखें तो पिछले 5-7 साल में स्वामी जी को लेके जिस किस्म की चेतना, तथाकथित चेतना बाजार में जागी है, ऑक्शंस में अचानक से वो जिस तरीके से उभरे हैं, तो उनको लेके एक उत्तेजना, उनको लेके एक किस्म की सेंसिटिविटी, जिस तरह से नागर समाज में और जिस तरीके से ये जो संसार है व्यापार का, उसमें जागी है, उसमें से बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। उनकी व्यक्तिगत तौर पे स्वामी जी को लेके ना कोई रुचि है, ना कोई उनकी अपनी समझ है, और ना ही कोई क्योंकि रुचि भी नहीं है और समझ भी नहीं है, तो ना ही उनका कोई अपना विचार है। उनके लिए स्वामी जी की पेंटिंग एक प्रोडक्ट है, और क्योंकि वह प्रोडक्ट उनके लिए एक किस्म का संतुष्टिजनक परिणाम अचानक से देने लगा है, तो स्वामी जी इसके कारण एक फैशन में, मुझे बहुत आपत्ति है इस पूरी इक्वेशन से। और मैं स्वयं एक कलाकार होने के नाते उसी इक्वेशन को बिलोंग करता हूं, उसी इक्वेशन में अवस्थित हूं। देखिए, बाजार के अपने बहुत से कड़वे परिणाम हैं। आज ही सुबह प्रयाग जी से बात हो रही थी कि यह सब अभी अंबादास के साथ नहीं हो रहा। फर्ज करिए कि 2 साल बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम घटता है कि अचानक से अंबादास जी के चित्र ऑक्शन में एक बड़ी दामों पे बिकने लगते हैं। आप देखिएगा अचानक से परिणाम बदल जाएंगे। मेरे बहुत सारे मित्र सोचेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सच है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हमको इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। अपने समय की जो मुश्किलात हैं, अपने समय की जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमें जागृत रहना चाहिए। बहुत कम लोग हैं दरअसल जो स्वामी जी के बारे में एक दूसरे एंगल से बात कर सकते हैं, उनके इंटेलेक्ट को लेके, उनकी बुद्धिजीविता को लेके, उनकी उन उनके उनका जो योगदान है उसको लेके। लेकिन एक बहुत कटु सत्य यह है कि अधिकांश लोग स्वामी के बारे में बात इसलिए करते हैं क्योंकि अब एक बाजार है। और हम ये ना भूलें कि वो सारा समय, जो लगभग एक दशक का समय जो स्वामी जी ने भारत भवन के उत्थान में और उसके निर्माण में और उसके अवदान में दिया है, वो पेंट नहीं कर पाए उस दौरान। भारत भवन से मुक्ति के बाद, भारत भवन से निवृत्ति के बाद, भारत भवन से हटने के बाद उनकी एक ही प्रदर्शनी हुई गैलरी वडेरा में। वो क्या हुआ वो भी सब जानते हैं। तो स्वामी जी को लेके मेरे मन में एक अलग किस्म की जिज्ञासा रहती है, मेरे मन में एक अलग किस्म का कौतूहल रहता है, क्योंकि वो जिस तरीके की चुनौती को ले सकने का या चुनौती को ले सकने की शिक्षा जो हमें देते हैं मेरी पीढ़ी को, वो बहुत ही एक अलग बात है, बहुत ही एक अलग बात है। हमारे कुछ मित्र बोलते हैं कि उस्ताद थे, ये थे, वो थे। मैं उनको एक ऐसे मनुष्य के रूप में देखता हूं जिसने सचमुच एक मनुष्य भांति जीवन जिया, एक सच्चे मनुष्य भांति। स्वामी जी, उनकी बर्ड माउंटेन सीरीज की बात करें, जो आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था इस कार्यक्रम के पहले, तो वहां पे एक पंक्ति मिली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो पंक्ति थी कि द बर्ड मैन फ्लोन आउट ऑफ द मॉर्टल कैनवस। व्हाट इज दिस बर्ड मैन? ये कैसी ये कैसा भाव है एक बड़े बर्ड मैन? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि स्वामी जी पक्षी को बनाने वाले चित्रकार नहीं थे। दरअसल वो पक्षी के निमित्त से एक पक्ष को भी बनाने वाले चित्रकार थे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात और बात। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी एक प्रदर्शनी आ रही है म्यूजिक गीमे में, पेरिस में। अक्टूबर में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन होना है और मैंने इस प्रदर्शनी को डेडिकेट करा है स्वामीनाथन के लिए। वाह। इस प्रदर्शनी में एक इंक्वायरी मैंने क्रिएट की है। अंडमान की जो बोट ट्राइब थी, उस बोट ट्राइब की एक महिला ने 20 साल तक भारत के विभिन्न राष्ट्रपतियों को, 4 राष्ट्रपति तो रहे होंगे, उनको चिट्ठी लिखी कि वो एक ऐसी समाज से आती हैं जो पक्षियों के साथ अपना संवाद करने में सिद्धहस्त है, और उनके पास 6500 साल का एक ज्ञान था, एक संयुक्त स्मृति थी। भारत सरकार ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्य से 26 जनवरी, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, 2010 की 26 जनवरी को उनका देहांत हो गया। ओ, इसमें हुआ क्या कि इसमें मनुष्य की विलुप्ति हो गई, लेकिन पक्षी रह गया। मुझे बड़ा, जब मैंने ये प्रसंग को सुना, मुझे गणेश देवी ने ये प्रसंग बताया और इसको लेके मैंने बहुत बड़ी सीरीज तैयार की है जो म्यूजिक गीमे में आप सभी को देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे इस प्रसंग को सुनते ही अगर कोई याद आया तो सिर्फ वो स्वामीनाथन थे। मैंने बोला ये कैसा एक संयोग है, ये मतलब मैं एक ऐसे कैसे क्रॉस सेक्शन पे आके खड़ा हो गया हूं, जहां पे अगर मैं इस अंडमान की इस बोट ट्राइब की बात करता हूं तो यहां पे वो बोट ट्राइब मनुष्य विहीन है। और स्वामीनाथन के चित्रों को जब हम बात करते हैं, विशेषकर उनकी बर्ड माउंटेन सीरीज को, तो वहां पे जो पक्षी की जो केंद्रीयता है वो बहुत एक गहरे से और बहुत बड़े स्तर पे है। मुझे अब वो चित्र बहुत बड़े दिखते हैं। वो इसलिए भी बड़े दिखते हैं क्योंकि उन चित्रों में मुख्यतः 3 चीजें, सीढ़ी, पक्षी और पहाड़, ये जो 3 रूपक जिस तरीके से स्वामी जी के इन चित्रों में आते हैं, देखिए इन चित्रों में मनुष्य को सीढ़ी की तो आवश्यकता जरूर है, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को सीढ़ी कभी नहीं दी। सीढ़ी मनुष्य की कल्पना है। लेकिन स्वामीनाथन की इस पूरी सीरीज में हम देखते हैं तो कहीं पे भी मनुष्य आकृति नहीं मिलती, लेकिन उस सीढ़ी के निमित्त से मनुष्य के होने का एक न्यूनतम एहसास जरूर होता है। वाह। जी जी। दूसरी बात, जो पक्षी है वो सपाट रंग में है। वो पक्षी की परछाई हो सकती है, वो पक्षी की स्मृति हो सकती है, या वो स्वामी जी की नजर से देखा हुआ एक रियलिस्टिक पक्षी भी हो सकता है। ये नजरिए का कमाल है। तीसरी बात, जो उसमें जो पहाड़ है, उसमें पहाड़ का जो वेट है, उसका जो भार है, उस भार के कारण उसका जो गांभीर्य है वो लगभग पक्षी जैसा है। और पक्षी का जो स्वभाव है, जो कि एक चिरंतन, एक गतिशील जो उसका स्वभाव है, वो उसमें नहीं दिखता। पक्षी में पहाड़ का भार दिखता है, पहाड़ में पक्षी की एक पक्षी की एक गति दिखती है। कुल मिला के, चाहे मनुष्य की स्मृति हो, चाहे पशु की स्थिति, मतलब पक्षी की स्तुति या स्मृति हो, या पहाड़ की स्तुति या स्मृति हो, मुझे अच्छा है धोखे से ये शब्द मेरे जबान पे आ गया, स्तुति और स्मृति। बुरा नहीं है ये। स्वामी जी के चित्रों में ये मुझे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन इसमें मनुष्य नहीं है, एक अकस्मात उपस्थिति के रूप में। क्या ये मनुष्य वही है जो अंडमान का वो स्त्री जो भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखती है और कहती है कि इस पशु के साथ या इस पक्षी के साथ मेरी एक 6500 साल की सामूहिक स्मृति है, मैं चाहती हूं कि इसको आर्काइव कर लिया जाए,
क्योंकि मैं नहीं रहूंगी, सिर्फ पक्षी रहेंगे। स्वामी जी भी नहीं रहे, उनके पक्षी बचे। ये एक बड़ा विचित्र संयोग बनाता है ये प्रसंग, इन दोनों चीजों को देखने के लिए, इन दोनों अर्थों को समझने के लिए। लेकिन हम ये ना भूलें कि अंततः इस प्रसंग में भी स्वामी जी की बात को समझने के लिए जो रूपक या जो प्रसंग जिस समाज से आता है, वो नागर समाज नहीं है। वो एक जैसे यू आर अनंत मूर्ति कहते थे कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, स्वामी जी का संवाद इंटेलेक्चुअल्स से रहा है। लेकिन स्वामी जी उनमें से हैं जिन्होंने इस देसी बुद्धिजीविता को ना ही सिर्फ समझा, बल्कि उसे एक सम्मान का एक बहुत बड़ा भूगोल भी बनाया। भारत भवन उस भूगोल का एक केंद्र रहा है। अर्पण जी कुछ कहें। जी जी बिल्कुल। और कल प्रयाग जी भी इस बात को उठा ही रहे थे कि किस तरह जो आदिवासी कला है उसको बिल्कुल मॉडर्न कला के साथ लेकर आ जाते हैं वे। या इसको हम ऐसे भी कहें कि जो आदिवासी कला की जो अपनी सहज आधुनिकता थी, इसको बहुत ही बहुत ही सहजता से स्वामी समझते रहे और उसको लेकर आजीवन काम करते रहे। यह बात आप भी अपने कुछ संदर्भों के साथ कर ही रहे हैं। जी। अब कुछ और जो जिनमें आपने उनके चित्रों की व्याख्या की, और एक बहुत ही बारीक बात की, जहां सीढ़ी है, बेशक मनुष्य वहां मनुष्य आकृति के रूप में वहां पर उपलब्ध न हो, लेकिन सीढ़ी का संकेत चित्रकार की ओर से दरअसल मनुष्य का ही संकेत है, क्योंकि सीढ़ियों का इस्तेमाल मनुष्य ही करते हैं। कई बार स्वयं को उठाने में, कई बार किसी को गिरा देने में, कई तरह से ये बहुत बड़ा रूपक है। जी, रूपक है और एक बड़ा रूपक है। बिल्कुल, ये सीढ़ी जो है बहुत बड़ा रूपक है। और जी देखिए, मैं उत्तराखंड में बहुत रहता हूँ और मुझे एक बार किसी ने बताया कि उत्तराखंड में स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। तो मैंने एक बार तय करा कि मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, और मैंने एक बहुत लंबी ट्रैकिंग की। और ट्रैकिंग करते करते जब मैं वहां पे पहुंचा, तो वाकई में वहां पे प्रकृति एक ऐसे रूप में, या प्रकृति एक ऐसे रूपक में हमारे समक्ष आ जाती है कि वाकई में पहाड़ एक सीढ़ी जैसा लगता है। और कहा जाता है कि उस सीढ़ी को जो चढ़ता है तो वो स्वर्ग में चला जाता है। तो ये एक मतलब मैं एक इसको उदाहरण के रूप में ही देखता हूं। अन्यथा सीढ़ी का जो रूपक है वो एक बहुत ही बड़ा रूपक है, और स्वामी जी के बहुत सारे चित्रों में लगातार ये रूपक एक बना रहता है। और मैं सोचता हूं कि ये सीढ़ियां कहाँ की हैं, ये सीढ़ियां कहाँ ले जा रही हैं। और स्वामी जी की जो सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ी में मनुष्य की उपस्थिति इसलिए बहुत गहरे से दिखती है कि वो सीढ़ियां ऐसी हैं कि कोई आया और बना के चला गया। जी। उत्तराखंड की प्रकृति में जो सीढ़ियां दिखती हैं, उसमें उस सीढ़ी में मनुष्य की उपस्थिति नहीं, ईश्वर की अनुपस्थिति दिखती है। कि ईश्वर ने एक आपको मार्गदर्शन दिया, आपके लिए एक पथ बनाया, और अब आप चलें उस पे। स्वामीनाथन की जो सीढ़ियां हैं वो मनुष्य प्रदत्त सीढ़ियां हैं। बिल्कुल। और निश्चित ही मेरे इस वक्तव्य से या मेरी इस बात से स्वामी जी जहां पे भी है वो नाराज नहीं हो रहे होंगे, वो बल्कि मुस्कुरा रहे होंगे। उनकी मुस्कुराहट बड़ी कातिल थी, जी, जो हमने तस्वीरों में देखी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वे बहुत ही लोक के बहुत करीब रहे, प्रकृति के, लोक के, भाषा के और कला के इन तमाम आयामों को वे गहराई से समझते रहे। वे देश दुनिया का दौरा करते रहे, इसके बावजूद जो देशजता का जो अपना महत्व है, जो लोक के जो अपने रंग हैं, इसको लेकर भी
वे उतने ही आग्रही रहे, उतने ही प्यार करते रहे इन सब चीजों को। एक दो देखिए सवाल। जी। हाँ। देखिए आप जो बोल रहे हैं कि विदेश विदेश को लेके उनकी जो मैं बोलूंगा कि उनकी समझ तो बहुत बड़ी थी, लेकिन विदेश को लेके वो बहुत कभी भी बहुत ज्यादा आग्रही नहीं रहे। हाँ, वो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं भी वो वही तो कह देश रहा हूँ। में ही रहे, वो तो देश जी। में ही रहे। और एक एक प्रसंग के अलावा जब वो गए बाहर, बाकी कभी भी स्वामी जी के किसी भी प्रसंग में या स्वामी जी की किसी भी लेख में या स्वामी उनके मन में विदेश को लेके कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन उनके मन में उनकी एक बहुत गहरी समझ थी जो पाश्चात्य सभ्यता है, और जो पाश्चात्य सभ्यता की जो चुनौतियां हैं, और उसके प्रसंग में या उसकी छाँव में जो हमारे यहाँ जो चुनौतियां हैं, इन सब को लेके वो बहुत ही सजग स्वामी जी जो हैं, वो बहुत ही एक अलग किस्म की समझ के धनी थे, और मुझे उनका जैसा कोई नहीं दिखता, उनकी जैसी समझ वाला। और वो जिस कदर उनकी समझ बढ़ती थी, वैसे ही उतनी ही तीव्रता से उनके उपस्थिति में, उनके आवरण में, उनके जीव में, वैसे ही भारतीयता भी उतनी ही बढ़ती थी। ये कमाल की बात है। जी। मैंने बहुत सारे ऐसे चित्रकारों को देखा है जो विदेश गए और विदेशी हो गए, और मैंने ऐसे बहुत सारे चित्रकारों को भी देखा है जो किसी शिकायत में रहे। स्वामी जी जो हैं वो, उनके यहाँ चिंतन है, उनके यहाँ एक ऑब्जर्वेशन है बहुत बड़ा और बहुत गहरा। दरअसल वो एक किस्म के मैं तो अभी मुझे कबीर याद आ रहे हैं। स्वामी जी जो हैं वो 20वीं शताब्दी के कबीर हैं, और मुझे लगता हाँ। है कि ये एक भारत भवन के निमित्त से, भोपाल के निमित्त से मैं इसको सचमुच में अपना एक बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि हम एक ऐसे माहौल में, एक परिवेश में पल बढ़ सके। स्वामी जी अगर एक हवा हैं, उस हवा में बहुत सारे किसान थे। मैं दरअसल ना हवा था ना किसान था, लेकिन मैं उस माहौल में पैदा हुआ एक बीज जरूर बन पाया। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, मैं इनफैक्ट कहना क्या चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। ये मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मैं ना दिल्ली में हूँ ना बम्बई में हूँ, लेकिन इस पृथ्वी पे ही हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे ये कुछ एक पक्ष मिल पाया, लेकिन मैं इसको, मुझे इजाजत दीजिए अर्पण जी पढ़ने के लिए, जी। जी, क्योंकि स्वागत बात है, ये स्वागत। हो रही है कि मैंने ही कुछ लिखा था। मैं इसको पढ़ता हूँ जी। कि वैसे तो हर शहर का अपना मिजाज और उसकी अपनी खासियत होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की खुसूसियत को एक अलग दृष्टि से इसलिए देखा जा सकता है कि उसमें केंद्र होने की एक बड़ी काबिलियत है। भोपाल शहर की केंद्रीयता बहुलार्थी है, इसलिए वह रोचक है और विशिष्ट भी। भीमबेटका और सांची के मध्य बसा यह शहर अपने आप में अनेक प्रकारों की केंद्रीयता को लिए हुए है। प्रागैतिहासिकता और ऐतिहासिकता के बीच बसे इस शहर की आधुनिकता में तालों और पहाड़ियों की समृद्ध जमीनी गहराइयों और ऊंचाइयों का सहज सामंजस्य है। वास्तु की दृष्टि से भारत भवन इसकी एक आधुनिक शान है, जो इसके भूगोल की नई व पुरानी सीमाओं की नाभि पर स्थित है। भारत भवन कलाओं का घर है। शहर की हिंदू और मुस्लिम समाज की अघोषित अविभाज्य रेखा पर बसे इस परिसर में जल और पत्थर के संसर्ग का अनुनाद गुंजायमान होता रहता है। इस केंद्र की रूपंकर दीर्घाओं में आधुनिक चित्रों का अद्भुत संग्रह है। इन दीर्घाओं में शहरी और आदिवासी चित्रकला को आपसी परस्परता में एक साथ देखा जा सकता है। पूर्व स्थापित मानकों से कलाओं में वर्गीकरण करने की विच्छेदक परंपरा संगठन की परस्परता के समक्ष पहली बार भारत भवन की रूपंकर दीर्घाओं में ही धराशायी हुई थी।
शहरी और ग्रामीण, आधुनिक और आदिवासी के भेद रूपंकर की परिकल्पना में जगदीश स्वामीनाथन प्रदत्त समकालीनता के विचार में निरर्थक हो गए थे। कला की वैश्विक समाज अभी तक ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों की कला, जिसको हम एबोरिजिनल भी कहते हैं, के उदाहरण से देशज कलाओं को अपनी विशेषता से देखने में अभ्यस्त थी। भारत भवन में घटे उस सामान्यीकरण से अचंभित थी भारत ऑस्ट्रेलिया की यह तथाकथित इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, क्योंकि यहां यह सामान्यीकरण विशिष्टता के घोषित भाव पर केंद्रीय था। यहां उनका विशिष्टीकरण सामान्यता के अघोषित भाव पर केंद्रित था। वैश्विक स्तर पर समकालीन कला में इस घटना की बड़ी चर्चा थी। भारत भवन के इस योगदान ने भोपाल को कलाओं के सर्वोच्च मंच पर लाकर स्थापित कर दिया था। अर्पण जी, ये जी मैंने कुछ अंश पढ़ा जो एक मेरा लेख है, और इस लेख का मूलतः जो टाइटल है वो यही है कि 21वीं शताब्दी की कृत्रिम बुद्धि को या कृत्रिम बुद्धि से जूझते हुए एक शहरी कलाकार के विचार प्रश्न। जी मैं बिल्कुल। इस भोपाल से निकला हूं, और निकलने के बाद देश दुनिया में घूमने का अवसर मिला। रोवर थॉमस एक कमाल के चित्रकार हुए ऑस्ट्रेलिया से। उनका जिस तरीके से मंचीकरण होता है ऑस्ट्रेलियाई समाज में आज भी, और वो अद्भुत चित्रकार है। संयोग से और सौभाग्य से हमारे आदिवासी या मूल निवासी या हमारे ऑर्गेनिक पेंटर्स का मंचीकरण वैसा हमारे यहाँ नहीं होता। इसका पूरा पूरा जो जो कंट्रीब्यूशन है ये स्वामी जी का दिया हुआ है। इसको मैं बहुत बड़ी घटना मानता हूँ। एक बात और मैं जी कहना चाहूंगा एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी जी के चित्रों पे वापस आऊंगा मैं। और स्वामी जी के चित्रों में जो उनके जो आखिरी के जो चित्र, आप पॉस्टमसली हम चीजों को देख सकते हैं, तो ये बर्ड माउंटेन सीरीज के बाद के जो चित्र हैं ये लगभग वैसे ही हैं जो स्वामी जी ने शुरू में जो चित्र बनाते थे। वे चित्र मैंने देखे हैं। मुझे अवसर मिला था कि जब स्वामी जी के कुछ उनके गोडाउन को खोलने का, उनके चित्रों को देखने का हर्षा के साथ एक मुझे अवसर मिला था, तो कुछ चित्र भी देखने को मिले। ये जो फुल सर्कल जो बनता है, उन्होंने जहां से शुरू करा था उन्होंने वहीं पे आके खत्म करा। ये तो एक अलग बात है कि हमको उनके अंतिम समय के चित्रों को देख के एक ऐसे लोग की याद आती है जो आदिवासी लोग है, या जो एक इसका मूल निवासी लोग है। स्वामी जी दरअसल वैसे ही चित्र बनाते थे। बीच में ये बर्ड माउंटेन सीरीज आई थी, और और उसके बाद वह वापस उसी प्रकृति की ओर गए। ऐसा उदाहरण, ऐसा विरल उदाहरण जहां पे ये सर्कल, ऐसा कंप्लीट सर्कल बनता हो, मुझे देखने को नहीं मिलता। मुझे तो नहीं पता। तो इस तरीके से ये बहुत सारी एक ऐसी बातें हैं जो अलग किस्म की विशेषताओं को और अलग किस्म की क्षमताओं को के बारे में हमको सोचने को बाध्य करती है। मैं जी सिर्फ सोच ही सकता हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी दृष्टि को और उनके दृष्टिकोण को हम समझ सकें। मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ, और मैं अपने आप को लेकिन बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं उनको मिल सका, उनको देख सका, और उनके प्रभाव में हूँ। मेरा मानस अभी भी उनके प्रभाव में है, और लगातार काम कर रहा हूँ, संभवतः कुछ कर सकूं। बिल्कुल। और आपने मध्य प्रदेश की बात की, तो किस तरह जो गोंड और भील जनजाति समूहों में जो काम है,
जो एक अपना जो उनकी जो जी उनके उनकी जो अपनी उनका जो अपना रचाव है, जो उनका अपना परिवेश है, जिस तरह से उनकी जीवन शैली है, और उसमें जो जातीय जो यह जो चित्रकारी है, इसका एक बड़ा वितान है, इसको भी कितनी गहराई से जे स्वामीनाथन समझते हैं, और कुछ ऐसे चित्रकारों को, उस समुदाय के कुछ ऐसे चित्रकारों को विश्व पटल पर भी लाने का काम करते हैं। यह भी एक बड़ा योगदान है। जब जगदीश स्वामीनाथन जी की बात होती है, उनके योगदानों की बात होती है, तो हम इसे भी किसी न किसी रूप में उद्धृत करते हैं, इसे याद करते हैं। तो एक अच्छी चर्चा रही जी, एक अच्छी चर्चा रही मनीष जी, और आज कई तरह की बाधाएं आई, फिर भी आप सदैव जुड़े रहे। यह आपका स्नेह ही है हमारे प्रति और स्वामी जी के प्रति। अर्पण जी, मैं उसको दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि स्वामी जी को लेके जो मैं अपनी बात कर रहा था, उसमें आत्मविश्वास नहीं था। ये जो आत्मविश्वास है, ये एक बहुत ही घातक चाकू है हम कलाकारों के लिए। दरअसल स्वामी जी अवसर देते हैं एक संशय पे टिकने का, उसको देखने का। मैं स्वामी जी को इतने अच्छे से जानता हूं, अपने तरह से, इतने अच्छे तरीके से जानता हूं कि वहां पे आके भाषा चूक जाती है, और यहीं पे आके एक चित्रकार का जन्म होता है। जी। यही वो पॉइंट है जहां पे वर्ड बिकम इमेज, जहां पे शब्द ही जो है वो रूप बन जाता है। उन स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सूर्य सिर्फ पूर्व में उगता है, लेकिन स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर दिशा से उगते हैं। वे हमारे क्या बोलूं अब, वे हमारे सूर्य के अलावा वे हमारे ब्रह्मांड हैं। हम सब उनकी वो पृथ्वियां हैं जो उपजाऊ हैं, इसलिए पृथ्वी है। हम पे जीवन की संभावनाओं को संशय से नहीं देखा जा सकता, हम पे जीवन की संभावनाओं को शक से नहीं देखा जा सकता। हम स्वामी की संभावनाएं हैं, हम उनकी पृथ्वी हैं, हम उन्हीं के ब्रह्मांड में विचरते हैं। स्वामी हमारे सूर्य हैं। बहुत बड़ी बात जी। यह एक सच्ची श्रद्धांजलि है मनीष जी। मैं यह भी कहूंगा, कल उनका स्मृति दिवस रहा, तो इस अवसर पर तो मैं यह भी कहूंगा कि मुझे बहुत मन से जी, मुझे लगा कि कहना चाहिए। देखिए, मुझे कोई तैयारी करने का अवसर नहीं मिला। आप जब बात करते हैं तो एक तैयारी करके आते हैं, यहाँ पे मुझे कोई अवसर नहीं है, और मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि स्वामीनाथन को लेके अगर बात करनी है तो ये इम्प्रेस करने का टाइम नहीं है। ये तो हम जो हैं वो हैं। ये तो हमारी अपनी अब ओरिजिनलिटी की बात है। ओरिजिनलिटी की बात तो जो है वो नागर समय करता है और नागर समाज करता है। वो संयुक्त से मैं जहां बैठा हूं वो एक ऐसा स्थान है जो आदिवासियों का गढ़ है। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ से स्वामी जी की बात कर पा रहा हूँ। मुझे यहाँ के झिंगुर की आवाज में दरअसल स्वामी जी की आवाज सुनाई दे रही है। बस यही काफी। क्या बात, क्या बात। हाँ। जी जी, बहुत ही अच्छी चर्चा रही और सादगी भरी चर्चा रही जी। यह सादगी कुछ वैसी ही है जो हम अभी जिन गोंड और भील समाजों की हम बात कर रहे थे, और उनके मकानों पे जिस सादगी के साथ वे चित्र हमें दिखाई पड़ते हैं अभिन्न हिस्से के रूप में, बगैर किसी प्रदर्शन के, सहज उद्गार जो उनका होता है, कहीं ना कहीं यही सादगी जो है आपके आज के इस वक्तव्य में दिखाई पड़ी। और सादगी
सादगी को कहिए कि सादगी के प्रति हमने नमन होते हुए भी देखा। तो बहुत अच्छा लगा मनीष जी, आप आए, समय निकाले और इतनी सुंदर बातचीत हो सकी। और मुझे जाते जाते छोटी सी कविता मैं पढ़ लेता हूँ जय स्वामीनाथन जी की। कल प्रयाग जी ने की बहुत सुंदर कविता पढ़ी थी, और वहां शिमला के आगे जो उनकी जगह थी जहां उन्होंने सेब का बगीचा भी खरीदा था, तो सेब और सुग्गा पर जो कविता लिखी थी, सेब और सुग्गे को लेकर इसी को पढ़ता हूं। और उस महाराज जिसकी चर्चा हम लोग बीच में कर रहे थे, जी जी वह उस महाराज की जो टेर है वह भी यहाँ उपस्थित है। तो पढ़ता हूं। जी जो लोग, अलग अलग दृष्टि के लोग किस तरह से सोचते हैं, जय स्वामीनाथन इस बात को जानते हैं और उसके बावजूद उसके बीच अपनी बात कह जाते हैं। जो आपसे प्रभावित है, आपसे सहमत है, उसको आपने मना लिया तो यह बड़ी बात नहीं, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन जो आपसे कुछ भिन्न दृष्टि रखता है, अगर आपके व्यक्तित्व में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी कलाकारी है और सहज आकर्षण है, तो फिर उस विरोधी स्वर को उसी की बात को लाते हुए, उसी के उदाहरण से स्वामी कैसे अपने साथ मिला लेते हैं, मुझे लगता है यह कविता यह भी कहती है। तो सुनिए, आप भी सुने और मित्रगण भी सुने। आप पहले भी, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना ही है, फिर भी बस जी पढ़ रहा हूं क्योंकि पढ़ने का मन कर रहा है। जी सेब और सुग्गा, जय स्वामीनाथन। मैं कहता हूं महाराज, इस डिंगली में आग लगा दो। मैं कहता हूं महाराज, इस डिंगली में आग लगा दो। पेड़ जल जाएंगे तो कहां बनाएंगे घोंसले। पेड़ जल जाएंगे तो कहां बनाएंगे घोंसले ये सुग्गे। देखो ना, इकट्ठा हमला करते हैं। 1 मिनट बैठे, एक चोंच मारा और गए कि सारे दाने बेकार। 1 मिनट बैठे, एक चोंच मारा और गए कि सारे दाने बेकार। ससुरों, यहां तक तो वे उस दुनियावी दृष्टि की बात कर रहे हैं कि कैसे फल जो है इन सुगुन के कारण बेकार हो रहे हैं, मगर अगले ही हिस्से में वे फिर अपनी बात कह जाते हैं। जी पहले अपने उस कहिए कि क्या कहेंगे उसको, उस बाजारवादी सोच को उभार रहे हैं। इस सुगे चोंच मार रहे हैं, कुछ देर बैठे और कई कई दाने, कई कई सेब बेकार कर गए। यह चिढ़, और यह चिढ़ स्वामीनाथन के भीतर की चिढ़ नहीं है। यह जो दुनियावी लोगों को जो ऐसा लगता है कि पेड़ के फलों पर सिर्फ मनुष्यों का ही हक है, पक्षियों का हक नहीं है, यह कहीं ना कहीं उसको ला रहे हैं स्वामी इस तरह से। मगर आगे चुपके से कैसे अपनी बात कह जाते हैं, उसी सादगी से, मगर उसी बेहद इंप्रेसिव ढंग से, वह भी देखिए। और यह जो आखिरी बात है, यह कहने के लिए शायद उन्हें इतनी बात तो कहनी ही थी, इस दुनियावी रंग को लाना ही था। तब स्वामी दरअसल फिर अपने रंग को लाते, जिसमें उनके प्रतिपक्षी भी रंग जाते हैं, उनके मुरीद हो जाते हैं। आगे इसी कविता में वे लिखते हैं, अगले हिस्से में, ससुरों का रंग कैसा चोखा है, लेकिन देखो ना, सुगों के लिए ससुरों का रंग कैसा चोखा है, लेकिन देखो ना, बादलों के बीच हरी बिजली कौंध रही है। बादलों के बीच हरी बिजली कौंध रही है। भगवान का दिया है, लेने दो इनका भी अपना हिस्सा। क्यों महाराज, भगवान का दिया है, लेने दो इनका भी हिस्सा, लेने दो इनको भी अपना हिस्सा। क्यों महाराज। तो यह इस तरह से
स्वामी जो है सेतु बनते हैं अलग अलग दृष्टियों के बीच, अलग अलग सोच के लोगों के बीच, और कला को लेकर भी जिस तरह की दृष्टि फांक रही उसको भी बखूबी समझते हुए वहां भी उसी मजबूती के साथ, उसी दृढ़ता के साथ स्वामीनाथन खड़े नजर आते हैं। और इस पर विस्तार से हमने आज मनीष पुष्कले जी को सुना, और कुछ घोर तार्किक तो खैर है ही मनीष जी, लेकिन कुछ बिल्कुल कुछ कड़वे सच भी उन्होंने आज उजागर किए। जाहिर है कि उसका भी अपना अर्थ है, और वह बस उजागर करने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं अपने भीतर झांकने के लिए है, स्वयं को परिष्कृत करने के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप जुड़े, और तमाम लोग जो आज हमें देख रहे हैं इन सभी का हार्दिक आभार। आज कुछ दिक्कत हुई तकनीकी रूप से, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं पुनः। और जय स्वामीनाथन जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।